नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी बुक बैंक सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर हमने आपसे वायदा किया था कि सारे चैप्टर जितने भी बुक्स हम लोग यहां पर बताए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन पॉलिटी को लेकर के मैं पढ़ाऊंगा आपको सुभाष कश्यप की पुस्तक जिसका नाम है हमारा संविधान, यानी कि आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स हैं सभी को कवर कराया जाएगा, साथ में हर चैप्टर से क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो मेनली क्वेश्चंस बेस्ड ही सीरीज है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस आज के सेशन की। अब सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेसन 3। इस पूरे चैप्टर में सुभाष कश्यप क्या कहते हैं और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या हैं, ये हम आज के सेशन में देखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ये कहता है कि संविधान सभा के संदर्भ में इनमें से क्या सत्य है, क्या कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही आती है, वो हमको बताना है। सबसे पहला कहता है कि संविधान सभा जो है देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निकाय है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि राज्य के प्रमुख द्वारा मनोनीत एक निकाय होता है। और तीसरा कहता है कि यह एक संप्रभु निकाय है जिसमें देश के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। और चौथा कहता है नन ऑफ द अबव। देखिए, जब भी आप किसी संप्रभु यानी कि सॉवरन, साथ में डेमोक्रेटिक, संप्रभु लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, वहाँ पर संविधान गठन की बात करते हैं, तो वहाँ पर संविधान का जो गठन होता है वो संविधान सभा के द्वारा होता है। और मैं बात कर रहा हूँ लिखित संविधान वाले देशों की, जहाँ पर अलिखित संविधान है, जैसे कि ब्रिटेन की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें। यहाँ पर जो संविधान है वो कि संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया, यहाँ पर जो संविधान है वो समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। लेकिन भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। तो जहां पर लिखित संविधान है उन देशों के अंदर संविधान को बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है, एक सभा को गठित किया जाता है। अब ये सभा कैसी रहती है? सभा एक संप्रभु सभा रहती है। एक सॉवरन जो है ये एक बॉडी रहती है। सॉवरन बॉडी का मतलब यहाँ पर जैसे भारत की संविधान सभा बनी तो वो एक संप्रभु निकाय था, यानी कि सॉवरन बॉडी थी। इसका अर्थ क्या है कि उस समय पर जो शासन चल रहा था ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून अगर भारत के अंदर उस समय इम्प्लीमेंट था तो उसको बदल देने की शक्ति, उसके अंदर बदलाव करने की शक्ति, या फिर उसको कंप्लीटली हटा देने की शक्ति, या फिर उस समय का जो एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 उसके अंदर भी कोई बदलाव करना है तो उसके अंदर बदलाव करने की शक्ति भी इस संविधान सभा को प्राप्त की। इसके बाद यहीं पर स्टेटमेंट सी क्या कहती है? कहती है कि इसमें देश के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। ऑब्वियस ही बात है, जब देश के लिए आप संविधान बना रहे हैं तो वहां की संविधान सभा के अंदर लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो रिप्रेजेंटेशन वाकई संविधान सभा के अंदर होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से किसकी पहल पर शिमला में एक आयोजन हुआ, सभा का आयोजन हुआ, और इस सभा में उस समय के केंद्रीय विधायिका यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके दोनों सदन, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों मिलते हैं और यहाँ पर चर्चा होती है संविधान के संदर्भ में। तो पूछा गया है कि ये किसके आह्वान पर किया गया था। चार ऑप्शन अपने पास हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, या चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है शिमला के अंदर आयोजित इस सभा की। देखिए, जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं, तो एक्सप्लिसिटली संविधान सभा की मांग तो 1934 में एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर इसकी शुरुआत हम इम्प्लिसिट यानी कि छिपे हुए तौर पर कहीं देखते हैं तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है और उसका भारत के अंदर विरोध होता है तो वहीं से कहीं ना कहीं इसके आपको साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं कि भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। अब उसी संदर्भ में 1922 में एक मीटिंग जो है वो यहाँ पर आयोजित की जाती है शिमला के अंदर। और ये जो मीटिंग थी ये श्रीमती एनी बेसेंट के आह्वान के बाद ऑर्गेनाइज की जाती है। और बेसिकली इस मीटिंग का फंडा क्या था, क्यों ये ऑर्गेनाइज की गई थी? इसका कारण था, इसका मकसद था कि आने वाले समय में एक कन्वेंशन, एक सम्मेलन आयोजित किया जाए जिससे कि भारत के अंदर फिर से क्या है, भारत के अंदर संविधान का निर्माण किया जा सके। अब ऐसे ही सिमिलर मीटिंग आप देखते हैं तो 1923 के अंदर दिल्ली के अंदर गठित होती है। ऐसी मीटिंग एक 1923 के अंदर की जाती है जहां पर हमारे राज्य यानी कि उस समय के प्रांतों से चुने हुए सदस्य
और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य आकर के बैठते हैं और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? 4 स्टेटमेंट यहाँ पर हैं। देखिए, जब भारत के अंदर संविधान देखते हैं, संविधान सभा देखते हैं, तो ये संविधान सभा ऐसी नहीं है कि एक ही दिन में इसका गठन हो गया, लंबे समय तक इसका मांग रही। जैसे कि अगर हम चर्चा करें, अभी हम लोगों ने श्रीमती यूनिवर्सिटी के द्वारा बुलाई गई उस कॉन्फ्रेंस की चर्चा की, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 1923 को तेज बहादुर शपरू की अध्यक्षता में एक नेशनल कन्वेंशन आयोजित किया गया था, और इस नेशनल कन्वेंशन के अंदर जो रिजल्ट निकल करके आया वो था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। बाद में इसी को ही ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की कमेटी को सौंप दिया गया, और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जब ये जाता है तो पूरा कुल मिलाकर के इसको उस समय की लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर, वहाँ पर उनके एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर के पास पूरा ये बिल जाता है, और वहाँ पर इसको फिर ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर बिल जाता है, लेकिन बाद में इसको डिफीट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, एक बड़ा स्टेप था भारत के अंदर संविधान सभा लाने के लिए। अब क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें सही नहीं है? सबसे पहले कि राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा तैयार किया गया था, बिल्कुल उसके द्वारा तैयार किया गया था। इस सम्मेलन के अध्यक्षता तेज बहादुर सप्रू के अंतर्गत की गई थी, और बाद में ब्रिटेन की संसद के अंदर इसको पेश किया गया था, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर इसको पेश किया गया था, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी का इसको सपोर्ट नहीं था। ठीक है भाई, तो ये चौथी स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस चुनौती का उत्तर था कि भारतीय राष्ट्रवाद असंरचित था? देखिए, होता क्या है, जब हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा बार बार ये कहा गया कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, अनकंस्ट्रक्टिव है, और इसके बाद कभी भी आप अपना संविधान स्वयं नहीं बना सकते, ये तो हमें खुद ही बना करके देना पड़ेगा। अंग्रेज बार बार इसी बात को कहते थे, और ऐसा हुआ भी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया तो उसके बाद ये प्रावधान है कि हर उसके 10 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। तो 1929 में इसको रिव्यू किया जाना था, लेकिन उससे 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। अब इस साइमन कमीशन के साथ दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर एक भी भारतीय नहीं था, सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे। तो इस साइमन कमीशन का भारत के अंदर जम करके विरोध किया गया, और जब विरोध किया गया तो यहाँ पर अंग्रेजों ने कहा भाई भारतीयों से कि आप बताओ, आप खुद संविधान बना सकते हो क्या? तो हमने इसको एज चैलेंज लिया, और चैलेंज लेते हुए यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक हम लोगों ने कार्य किया, और इसी को बाद में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। ये पूरी जानकारी मैंने इससे एक और सेशन में आपको बता दी थी। तो करेक्टली अगर हम बात करें कि इनमें से भारतीय राष्ट्रवाद असंरक्षित था, इसका सही उत्तर जो मिलता है वो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मिलता है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट से पता लगता है कि भारतीयों के अंदर अपना संविधान बनाने की क्षमता थी। अंग्रेजों का जो दिमाग घूम गया था उसको सही किया गया। समझ रहे बात को? ये मैं देसी भाषा बोल दिया आपको। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया कि संविधान सभा अकेले देश के लिए स्वदेशी और लोगों की इच्छा का सही मायने में और पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान का निर्माण कर सकती है? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर भगत सिंह? देखिए, 1939 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। 1939 में हरिजन के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और इस आर्टिकल का नाम था द ओनली वे। और इस ओनली वे के अंदर महात्मा गांधी जी ने इस बात को एक्सप्रेस किया था कि देखिए, अगर कोई सॉल्यूशन भारत के अंदर है तो समाधान सिर्फ एक है कि भारत के लोग अपना भाग्य खुद तय करें, अपना संविधान स्वयं बनाएं। तो स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट हमारे महात्मा गांधी जी का है। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं,
तो याद रखना कि वहाँ पर बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम नोट्स वीडियोज आपको बुक पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहीं से कुछ चीज़ें क्लियर आपको हो पाती हैं। अब जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, तो इंडियन ज्योग्राफी की बच्चों की समस्या को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस बुक के अंदर कुछ खास फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहले ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग की समस्या होती है कि प्रॉपर तरीके से मैप समझ में नहीं आता, तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से बढ़िया मैप डिज़ाइन किए गए हैं। और आपने कुछ सीखा है नहीं सीखा है, थोड़ा सा इसके बारे में एक सेक्शन आता है, डू यू नो, ये सेक्शन यहाँ पर लाया गया है ताकि आपके अंदर थोड़ा सा आप इंक्विजिटिव हो जाएं। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो अभी आप इसको खरीद सकते हैं अमेजॉन पर और साथ में फ्लिपकार्ट पर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डिवीजन प्लान से पहले भारत का बंटवारा माउंटबेटन प्लान के द्वारा किया गया। अब इस माउंटबेटन प्लान से पहले भारत के अंदर संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 4 ऑप्शन अपने पास हैं। देखिए, जब संविधान सभा की हम बात करते हैं तो संविधान सभा की पूरा जो प्रारूप है, कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आता है और कैबिनेट मिशन के अंदर यह तय किया जाता है कि भारत के अंदर संविधान सभा किस प्रकार की होगी। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यह था कि क्या हम इस संविधान सभा को लोगों से डायरेक्टली इलेक्ट करवाएं। अगर डायरेक्टली इलेक्ट करवाते तो टाइम टेकिंग हो जाता, थोड़ा सा उस समय पर इम्प्रैक्टिकल भी था, तो उस बात को निगेट किया गया। और कैबिनेट मिशन ने कहा कि देखो, अभी अभी चुनाव हुए असेंबली के अंदर, यानी कि प्रोविंसेस के अंदर चुनाव हुए, प्रांतों के अंदर चुनाव हुए हैं, तो प्रांत के चुनाव के आधार पर ही हम संविधान सभा का गठन करवा देंगे। तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हो गई। जब संविधान सभा का गठन किया गया तो अगला क्वेश्चन ये था कि किस प्रकार से। तो जो पॉपुलेशन के आधार पर देखें, आप जान लेंगे यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन था ये पॉपुलेशन के आधार पर दिया गया। और कितना? 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य रहेगा। बस क्वेश्चन ये था कि इनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्ट करने का प्रावधान था कि प्रांतों के अंदर जो विधानसभाएं हैं उनके चुने हुए सदस्य संविधान सभा के सदस्यों के लिए मतदान करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट चुनाव के अंदर खड़े होंगे उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला मुस्लिम कैटेगरी, दूसरा सिख कैटेगरी और तीसरा जनरल यानी कि सामान्य वर्ग, यानी कि मुस्लिम और सिख के अलावा बाकी सब किसमें आ गए? जनरल कैटेगरी के अंदर आ गए। अब जब वोटिंग हुई तो याद रखना मुस्लिम कैंडिडेट के लिए मुस्लिम वोटर ने वोटिंग की। तो इस प्रकार से जो है संविधान सभा के गठन का पूरा प्रारूप तय किया गया। यहाँ पर पहली बार में जब संविधान सभा गठन हुआ तो कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिनमें से अगर हम इसको बांटें तो 296 प्लस 93, ये 93 थे रजवाड़ों से यानी कि प्रिंसली स्टेट्स से, और ये थे उस समय के ब्रिटिश प्रांत से यानी कि प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडिया जिसको आप कहते हैं, तो प्रोविंसेस से आते थे। अब इनमें भी अगर आप देखें तो 292 प्लस 4, क्योंकि ये जो 4 थे कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे, वहां से आते थे। तो इस प्रकार से 389 मेंबर्स हुआ करते थे माउंटबेटन प्लान से पहले। लेकिन पार्टीशन प्लान आ गया तो पार्टीशन प्लान के बाद क्या रहा? ये संख्या घटकर कितनी हो गई? ये संख्या घटकर के हो गई 299, जिनमें से 229 तो प्रांत से थे यानी कि प्रोविंसेस से हुआ करते थे और 70 हुआ करते थे रजवाड़ों से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बन जाता है यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा इनमें से किस प्रकार निर्वाचित हुई थी? डायरेक्ट सीधे, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, तीसरा कहता है दोनों का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर तो मैं आपको बता चुका हूं क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए इनडायरेक्ट, यानी कि जनता का मतदान तो था लेकिन इनडायरेक्ट था। जनता ने चुना किसको? अपने प्रांत की सभाओं के सदस्यों को, और उनके द्वारा इन सदस्यों को चुना गया था। तो इनडायरेक्ट था यानी कि अप्रत्यक्ष था। अभी मैंने इसका आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? देखिए, संविधान सभा के चुनाव के बाद पहली जो बैठक होती है वो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। जब पहली बैठक होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि यहाँ पर संविधान सभा का जो है वह अध्यक्ष कौन होगा। तो एक पुरानी प्रैक्टिस है, उस पुरानी प्रैक्टिस के अनुसार ये रहता है कि जो सबसे सीनियर सदस्य है उसको आप बना दीजिए क्या? अध्यक्ष। तो अगला क्वेश्चन है कि जब भी सदन के अंदर सबसे बड़े सदस्य को अध्यक्ष के रूप में
चुन लिया जाता है। तो ये प्रथा कहाँ से ली गई है? आज के समय पर जो आप लोकसभा का चुनाव देखते हैं, तो लोकसभा के चुनाव के बाद साथ में राज्य के अंदर विधानसभा के चुनाव के बाद सबसे सीनियर मेंबर को सभापति या अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब ये प्रथा कहाँ से ली गई है? तो ये एक जो प्रैक्टिस है ये फ्रेंच प्रैक्टिस है। कहाँ की प्रैक्टिस है? ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है। तो करेक्ट ऑप्शन यह क्या बनेगा अपना? यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद।